हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 30 MCQ। देखिए, क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो हमारी ये वीडियो है इसमें 30 MCQ को सिलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। नंबर फर्स्ट, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। जो क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के, उनका कलर क्या होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए ग्रीन रेडिश ब्राउन, बी ब्राउन एंड ग्रीन, सी कलरलेस एंड ब्राउन, डी कलरलेस और ग्रीन। तो देखिए, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे बेस्ट आंसर है ग्रीन रेडिश ब्राउन। देखिए, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए आपको क्या करना होगा, कलर्स को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम प्रैक्टिकली हर एक रिएक्शन को करके देखें, वो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा तरीका यही बचता है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके कलर्स को आप याद कर लीजिएगा धीरे धीरे। डेली अगर आप 5-5 कंपाउंड्स के कलर को भी याद करते हैं तो भी काफ़ी बैठते हैं। कलर को याद करने के लिए हर एक कंपाउंड के लिए आप हमारी वेबसाइट से केमिकल रिएक्शन के नोट्स को देख सकते हैं। वेबसाइट क्या है? www.thescienceworld.in। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ए ग्रीन रेडिश ब्राउन। बिफोर हीटिंग के लिए ग्रीन और आफ्टर हीटिंग के लिए रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज observed when a solution of potassium iodide is added to the silver nitrate solution। पोटेशियम आयोडाइड Ki को जब आप ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब आप ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को, तो क्या देखा जाता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्या येलो पीपीटी बनता है सिल्वर आयोडाइड का? देखिए, सबसे पहली बात, पोटेशियम आयोडाइड को जब आप रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर आप इसके रिएक्शन भी करके देखते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारे पास येलो पीपीटी बनता है सिल्वर आयोडाइड का रिएक्शन के रिजल्ट में। बी व्हाइट पीपीटी बनता है सिल्वर आयोडाइड के लिए, या फिर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। और लास्ट डी ऑप्शन है हमारे पास, सिल्वर आयोडाइड इज सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, सॉल्युबिलिटी का कोई केस नहीं है यहाँ पर, रिएक्शन नहीं हो पाएगी ऐसा भी कुछ केस नहीं बन रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या है सेकंड क्वेश्चन के लिए? ए येलो पीपीटी। याद रखिएगा आप, सिल्वर आयोडाइड येलो पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो CH4 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये एक तरह की कंबशन रिएक्शन है वैसे। तो CH4 मीथेन जब रिएक्शन करता है O2 के साथ तो प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन है इसको हमें क्या बोलना चाहिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सी एंडोथर्मिक, डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, वो तो आप समझ गए होंगे। तो एग्जैक्ट आंसर यहां पर है ए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी चीज को करा रहे हैं, किसी प्रोसेस को करा रहे हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो मीथेन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या हुआ? ये क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एग्जैक्ट आंसर है ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मीथेन, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा आप, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वगैरह जो हैं वो आपको याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, यहां पर आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ किसी चीज की रिएक्शन कराना, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल दीजिए आप, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, जो फिजिकल चेंज है उसमें प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेम रहती हैं। रिएक्टेंट के बेसिस पर जो नया प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें कोई खास बदलाव नहीं देखा जाता है, वो वही मटेरियल होता है, लेकिन आप क्या करते हैं उसको शेप को बदल देते हैं, है ना, फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हमेशा एक नया प्रोडक्ट देखा जाता है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से अलग होती हैं।
जैसे कि आपके पास कोई गोल्ड का ब्रेसलेट था, आपने उसको गोल्ड स्मिथ को दिया और उसको चेंज करा दिया। चेंज कराने से मतलब क्या है, यहाँ पर आपने कोई और उसमें डिजाइनिंग वगैरह डलवा दी है, ठीक है। आपको पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं हमारा मन भर गया, अब हम इसको यूज नहीं करना चाह रहे, तो आपने पुराना अपना ब्रेसलेट दिया उसको और उससे बोला कि भाई इस डिजाइन का ब्रेसलेट तैयार कर दे। तो क्या ऐसा होता है, आपने उसे गोल्ड का मटेरियल दिया और वो आपको डायमंड का देगा? कहाँ से देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने गोल्ड दिया था तो गोल्ड ही मिलेगा ना, लेकिन क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्विक लाइम जब वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है। CaOH का होल ट्वाइस, स्लेग लाइम भी कहते हैं उसको, लाइम वाटर भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये केमिकल चेंज होते हैं। याद रखिएगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन, एक मिनट जरा इसको म्यूट कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? जो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन या कौन सा मटेरियल फिजिकल चेंज नहीं है? कोई एक फिजिकल चेंज होगा, बाकी फिजिकल चेंज नहीं है। मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं जरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या पानी के बदले वो मिल्क में चेंज हो जाता है? ऐसा होता तो फिर तो बहुत बढ़िया रहता, पर फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। तो जब आप पानी को बॉईल कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, है ना, नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ए तो पॉसिबल नहीं है। बी, क्वेश्चन नंबर 4 में बी, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव लिक्विड वाटर, जब आप आइस को मेल्ट करते हैं, आइस को जब मेल्ट करते हैं तो लिक्विड वाटर बनता है, तो ये भी फिजिकल चेंज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन अ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। लेकिन कंबशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो ये आपका एक केमिकल चेंज होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डी, कंबशन ऑफ एलपीजी। कंबशन मींस, समझ रहे हैं ना, कंबशन मींस जलाना, बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ एलपीजी का मतलब क्या होता है, आप एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये तो फिजिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना भैया आप, क्लियर ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे सही ऑप्शन, डी, कंबशन ऑफ एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? क्या होता है जब आप डाइल्यूट, अच्छा डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होते हैं, पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर काफी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जैसे कि आपने ½ लीटर HCl लिया और 14 लीटर आपने वाटर लिया, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि आपने 3 लीटर HCl लिया और 5 लीटर वाटर लिया, तो बेसिक बात है कहाँ पर HCl का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट में ना, सेकंड सॉल्यूशन में। तो बेसिक सी बात है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था वो डाइल्यूट कहलाएगा, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट नाम किसके लिए चलता है, जब आपके पास जो एसिड पार्ट है वो ज़्यादा था, वाटर पार्ट उतना नहीं था, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर आपने 2 तरह से नाम दे दिए हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। वाटर अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप उसको बोल देते हैं डाइल्यूट हो गया है, और अगर आप बोलते हैं कि भाई वाटर की प्रेजेंस कम है तो आप उसको कंसंट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या होता है जब आप डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं आयरन फिलिंग में, टिक द करेक्ट आंसर। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, 5th में ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए सोचते हैं इसके बारे में जरा, क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप आयरन फिलिंग के साथ ऐड करते हैं, HCl प्लस Fe, HCl प्लस Fe, तो Fe जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, FeCl3, ठीक है ना, फेरिक क्लोराइड। फेरिक नाम क्यों दिया मैंने इसको, क्योंकि आयरन की वैलेंसी जब आप 3 पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं फेरिक। अगर आपने आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव यूज की है तो उसको बोलते हैं फेरस,
तो फेरस और फेरिक दो पॉसिबिलिटी होती है ना आयरन की, तो हमने 3 वाला पार्ट यूज किया, इसलिए ये बन जाएगा फेरिक क्लोराइड। तो अब ऑप्शन में क्या कह रहा है ये कि टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड ये प्रोड्यूस होता है, बात ठीक लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन तो गलत है। सी नो रिएक्शन, नहीं ऐसा तो नहीं होता। डी आयरन साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जैक्ट आंसर हमारा है ए, और वो क्या था, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, कंबशन रिएक्शन का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अभी लास्ट में भी हमारी वीडियो आ चुकी है, केमिकल रिएक्शन पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां पर डिटेल चेक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। और देखिए, एमसीक्यू को करने का या किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी तरीका, हर एक काम का एक मेथड होता है। अगर आप मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, सही ट्रैक को, सही रास्ते को फॉलो करेंगे, तभी आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं। देखिए क्या ना, मेहनत हर कोई करता है, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति मेहनत करता है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि उसने रास्ता कैसे सेलेक्ट किया हुआ है। आपको इनिशियल और फाइनल इन दो स्टेज को फोकस नहीं करना होता है, ठीक है। आपको क्या देखना चाहिए कि आप रास्ता क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, टारगेट को देखकर चलना चाहिए। मैंने भी अभी कुछ लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई आप टारगेट पहले डिसाइड कीजिए, बाद में रास्ता सेलेक्ट कीजिए, वो बात ठीक है, आप टारगेट सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन रास्ता जो होता है वो बड़ा मायने रखता है। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया, फुल मार्क्स लेकर आने हैं, किस तरीके से लाने हैं वो मायने रखता है, तभी आपको नॉलेज होगी, तभी उस टारगेट को आप अचीव कर पा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी होगा आगे चलकर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं उन क्वेश्चंस को या एमसीक्यू की फॉर्म में आए या कैसे भी आए, हालांकि ये तो क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई एमसीक्यू की फॉर्म में ही क्वेश्चंस आने वाले हैं सभी चैप्टर से, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर अगर आप कोई डिटेल्ड क्वेश्चन को भी कवर करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताना चाह रहे हैं उसके आंसर के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए होता है ना, आपको मटेरियल चाहिए होता है। तो इसलिए आप मटेरियल मींस उस क्वेश्चन के अंदर आने वाले सभी साइंस की टर्म्स को क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद आप बहुत आसानी से एग्जैक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको थियोरेटिकल मटेरियल चाहिए तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, आपको वीडियोस समझनी है, आपको टॉपिक्स को क्लियर करना है, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी वीडियोस आ चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी उसकी। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बात चल रही थी फिफ्थ तो आपको क्लियर हो चुका है कि भाई व्हाट हैपन्स व्हेन द डाइल्यूट HCl इज एडेड विद द आयरन फिलिंग, आयरन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर था ए, कि भाई आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जब 6 क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर दो वर्ड हैं जो हमें पहले क्लियर होनी चाहिए, कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन। कंबशन जैसे हमने अभी समझा, अच्छा दूसरा इसमें वर्ड क्या आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। आपको मालूम है जब एसिड के साथ बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो अपने आप में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानी जाती है। अब पूछा क्या जा रहा है, सेलेक्ट द या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन को लेकर कोई स्टेटमेंट डली हुई है यहाँ पर, उनमें से सही कौन सी है वो हमें सेलेक्ट करनी है। चलिए ठीक है, ए कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, बात ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। और बी सेकंड ऑप्शन मतलब बोथ आर एंडोथर्मिक, दोनों एंडोथर्मिक होंगी, ये गड़बड़ है। सी कंबशन इज एंडोथर्मिक, अच्छा कंबशन इज एंडोथर्मिक बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, नहीं यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है। डी कंबशन इज एक्सोथर्मिक बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में वो ए है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है, कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आगे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ए बी सी और डी। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन है इनमें से। देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस उन प्रोसेस को कहा जाता है, उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑप्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ क्विक लाइन, वाटर की रिएक्शन क्विक लाइन के साथ। जब क्विक लाइन में वाटर ऐड करते हैं ना
बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल लेवल की आपने देखा भी होगा शायद, जैसे पेंटर वगैरह होते हैं तो क्विक लाइम लिया आपने कंटेनर में, उसमें वाटर डाला, गर्म नहीं किया उसको, तो वहाँ से भाप निकलने लगती है ना। तो ये एक इंडिकेशन है एक्सोथर्मिक का, बिल्कुल सीधा सा केस। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, पर फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। एवोपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक का मतलब नहीं है यहाँ पर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, नहीं। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में ए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि भाई क्विक लाइम में जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो वहां से भाप निकलती है, हमने हीट नहीं दी फिर भी भाप निकल रही है, तो सीधा सा इंडिकेशन एक्सोथर्मिक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, फूड को जब हम पहचानते हैं कि भाई अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, असहनीय स्मेल आ रही है ना, बर्दाश्त नहीं की जा रही है, तो फूड स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिड। वो एक कंडीशन है। तो रेंसिडिटी एक वो स्थिति होती है जिसमें हमारा फूड, हमारा भोजन खराब हो चुका है, ठीक है। ऑयली जो कंटेंट आपको पता ही है, जो फूड में थोड़ा बहुत ऑयल तो होता ही है, और तो ये ऑक्सीडेशन वगैरह के बेसिस पर यहाँ पर खराब हो जाता है, ठीक है। जिससे बचने के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर टेक्निक का यूज़ करते हैं ना, फ्रिज जिसमें आता है, क्योंकि फ्रिज का काम क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करना, एक ऐसा लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना जिसके बेसिस पर माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। बाकी फॉइल पेपर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रेंसिडिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, आप आंसर समझ चुके हैं। तो देखिए, आपने नोटिस किया होगा अब तक हमने 8 क्वेश्चन को पढ़ा है, 8 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं ना। 8 क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर हमारा ए बन जाएगा। तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पे फोकस करा रहा हूँ, क्वेश्चन पे डिटेल दे रहा हूँ, है ना, कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, अगर कोई साइंस रिलेटेड वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, सही है। तो आपने इस चीज का अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई बार बार हमें एक बात को नोटिस कराया जा रहा है। क्या चीज है वो? कि आप क्वेश्चन को समझिए, उसमें जो साइंस से रिलेटेड वर्ड आ रहा है उसको क्लियर कीजिए, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल मायने रखती है। बाकी जो भी इसमें ऑप्शन है बी, फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन, गलत है ये। फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम, ऑल ऑफ दीज सब बेकार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जैक्ट आंसर हुआ हमारा ए, अनप्लीजेंट स्मेल, जिसके जरिए हम उसको पहचान पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन प्रोसेस आर। रेस्पायरेशन प्रोसेस के क्या प्रोडक्ट होते हैं? ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी, वाटर, सी, ग्लूकोज, डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए, रेस्पायरेशन को लेकर हमने काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसके लिए आप वीडियोस देखेंगे लाइव प्रोसेस प्लेलिस्ट में, तो आपको रेस्पायरेशन पर एक काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप देखिएगा ज़रा उसको। तो बाकी होता क्या है, देखिए रेस्पायरेशन में जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। और वाटर सिंपल ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑल ऑफ दीज कोई चांस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जैक्ट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रेस्पायरेशन प्रोसेस का जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इन अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में रेड लिटमस पेपर का क्या कलर देखा जाता है चेंज होते हुए, है ना, ये आपको बताना है। व्हाट इज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इन अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ब्लैक। देखिए, रेड की बात आ रही है ना, तो यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा ब्लू, ठीक है, क्योंकि आपने एक बेसिक चीज सुनी हुई है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि एंटा एसिड के तौर पर हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। और अगर कोई चीज़ बेस है तो रेड को किस में चेंज करेगी? ब्लू में ना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 10th क्वेश्चन का ए, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या मैग्नीशियम को आप बर्न करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? ए यस, बी नो। तो सही आंसर है यस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहां पर हीट रिलीज होती है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ कंपाउंड विच इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एक ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट करना है हमें 4 ऑप्शन में से जो एंटा एसिड के तौर पर काम आता हो। देखिए, एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड के जो अगेंस्ट काम कर रहा है, तो खुद वो बेसिक होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बेसिक करा रहा था, और वो कौन था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एग्जैक्ट आंसर है सी, MgOH का होल ट्वाइस। लाइम वाटर इज क्लियर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
लाइम वाटर इज क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बात है। बी, मिल्की सस्पेंशन, सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। सी, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर सॉल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में एग्जैक्ट आंसर है क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये तो हमें मालूम है ही कि भाई आपका जो लाइम वाटर होता है वो CaOH का होल ट्वाइस है, तो बेसिक बात है हमें हाइड्रोक्साइड वाली चीज़ें लेनी है और वो हमारे पास A और B ऑप्शन में आ रही हैं। लेकिन B वाले ऑप्शन में दिक्कत क्या है, वहां पर सस्पेंशन वर्ड यूज कर लिया है ना, तो इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 में A, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पायरेशन, दोनों ही कैसे हैं? देखिए रेस्पायरेशन को वैसे तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों लिस्ट में रखा जाता है, पर मेनली वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक वाला ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? बी में मिल रहा है और सी में भी मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो बी और सी इनमें से कोई एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को सोचते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सोथर्मिक होना चाहिए या फिर एंडोथर्मिक, तो ठीक है। तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 में रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पायरेशन बोथ आर एक्सोथर्मिक, दोनों ही एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन मींस जब आयरन खराब होने लगता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर और ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस होती है तभी ये खराब होने लगता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। फार्मूला भी होता है इसका एक Fe2O3.XH2O, वाटर मॉलिक्यूल कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं तो क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बात ठीक है, लेकिन मोलर रेशो पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, मोलर रेशो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस दौरान जब रिलीज होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, तो क्या रेशो होना चाहिए? तो यहां पर 1:1, 2:1, 4:1 और लास्ट डी ऑप्शन 1:2। तो देखिए एग्जैक्ट आंसर आप समझ गए होंगे बी, 2:1। 2:1 किस लिए? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन H, नीचे 2, फिर आगे O, ठीक है ना। तो H2O इसी बेसिस पर कहा गया है कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपका ऑयल कंटेंट है, ठीक है, आपने ऑयल का इस्तेमाल किया उसको बनाने के लिए, उसको आप लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है क्या? बी, नाइट्रोजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, लास्ट हीलियम और नाइट्रोजन, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में एग्जैक्ट आंसर है डी, हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एसिड विच प्रेजेंट इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ह्यूमन के स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप सबको मालूम है, आप लाइफ प्रोसेस के सभी वीडियोस को देख चुके हैं, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच वैल्यू कितनी होती है? सोचिए 1.4, चलिए कोई बात नहीं। और तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भाई एसिड विच प्रेजेंट इन अवर स्टमक, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, है ना, क्लियर, याद रखिएगा ये सब चीजें भी। सी, एसिटिक एसिड, और सेम चीज ऑल ऑफ दीज पॉसिबल नहीं है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में ए, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है आपसे कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो प्रोसेस चल रहे हैं, उसमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन मानना चाहिए हमें, है ना। सबसे पहला ऑप्शन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस, आपने स्टोर किया हुआ ऑक्सीजन गैस को अंडर हाई प्रेशर किसी गैस सिलेंडर में, तो ये क्या केमिकल रिएक्शन है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, ये भी नहीं। सी, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, ये भी हम भाई केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है वो हमारे से कि इनमें से कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए डी, हीटिंग कॉपर वायर इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर की प्रेजेंस में आप कॉपर वायर को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वो आपके पास क्या होगा? आप समझ गए हैं, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट एंटीऑक्सीडेंट। देखिए फूड स्पॉइल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिड कंडीशन बोलते हैं। रेंसिडिटी हमने एक नाम देखा जिसमें क्या बताया था कि भाई फूड स्पॉइल हो रहा है, ऑयल कंटेंट वगैरह होता है इस वजह से,
तो अगर हम उसको खराब होने से बचाना चाहते हैं तो हमने अभी डिस्कस भी किया था, बाकी पहले वीडियोस भी आ चुकी है हमारी रेंसिडिटी पर, कि आप कैसे बचा सकते हैं अपने फूड को खराब होने से। क्या जितना बना है सारा खा लें? ये कौन सा ऑप्शन है? ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप या तो एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कीजिए, आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनलाइट के कॉन्टेक्ट से दूर रखिए, फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन और आता है, वो है BHA और BHT का यूज़ करना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक, जो हमारे फूड को कुछ समय तक ठीक रखने में मदद करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको एंटीऑक्सीडेंट सेलेक्ट करना है। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन डाले हुए हैं। A BHA समझ गए आप, लेकिन B PPT पॉसिबल है क्या? नहीं ना। C DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन, ये DDT यहां पे कैसे आ गया है ना, फर्टिलाइजर वाला जो केस था। PHA ऐसे ही बना दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन आपको सब कंफ्यूज करने के लिए एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? A BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बाय पासिंग द डैश गैस, कौन सी गैस को पास करने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर है जो आपने अभी अभी सोचा है, और वो क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो लेकिन देखिए ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी, है ना, वो देखने बहुत जरूरी होते हैं। ऑक्सीजन गैस नहीं है, नाइट्रोजन गैस नहीं है, C हाइड्रोजन गैस बिल्कुल नहीं है, और लास्ट D कार्बन डाइऑक्साइड सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन या शुड बी क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर से साफ करने की सलाह दी जाती है जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर क्या बेस्ट आंसर हो सकता है? A मेकिंग द रिबन सरफेस शाइन, उसको शाइन बनाना चाह रहे हैं, उसको चमक लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ केसेस में देखा जाता है ना, पर हमें मेन जो ज़्यादातर अवेलेबिलिटी होती है वो सेलेक्ट करना होता है। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, ये सही है। रिमूव द मॉइस्चर, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में एग्जैक्ट आंसर है C रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमने क्या सिलेक्ट करना है? C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन in order to satisfy the law of conservation of motion, conservation of momentum, conservation of energy, conservation of mass। तो देखिए मोशन, मोमेंटम, एनर्जी तो सब फिजिक्स आ गई है ना, कंफ्यूज करने के लिए किया गया आपको। तो यहां पर केमिकल इक्वेशन जो हम बैलेंस करके चलते हैं तो उसमें क्या हम चीज लेकर चलते हैं? स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका मास नहीं होता, सबका मास होता है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या कोई भी चीज हो, छोटी बड़ी जो भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जैक्ट आंसर क्या है? D कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। When ferrous sulfate is heated strongly in it undergoes decomposition reaction to form the ferric oxide as a main product। अच्छा, फेरस सल्फेट को जब हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है ना, एज अ मेन प्रोडक्ट, और बाय अ चेंज इन अ कलर फॉर्म। अच्छा, हमारे पास ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि किस से किस में कलर चेंज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बल्कि केमिकल रिएक्शन को देखते हुए जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, और तो वहाँ पर आपको जिक्र करना होता है कि भाई फेरस सल्फेट को जब हम हीटअप करते हैं तो आगे Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे कलर क्या होता है? ग्रीन टू ब्राउन। तो पहला ऑप्शन तो इसमें था ब्लू टू ग्रीन, गलत है। सेकंड हमारे पास है बी ऑप्शन, ग्रीन से ब्लू, ये भी सही नहीं है। सी ग्रीन से ब्राउन, ये बेस्ट है। ग्रीन से येलो, वो डी, वो भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एग्जैक्ट आंसर है सी, ग्रीन टू ब्राउन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जब प्रोसेस चलता है, एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे नाम डाला हुआ है, तो क्या है? क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या एडिशन है, या डिकम्पोजिशन? तो एग्जैक्ट आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ए ऑप्शन सही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स। आयरन ऑक्साइड के साथ आप किसी मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं और रेलवे ट्रैक को, है ना,
देखिए वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा वो आपको मेटल एक्सट्रैक्शन की जब आप वीडियो देखेंगे, जो आपके पास एक पहले वीडियो जा चुकी है, और वो कौन सी है, मेटल एक्सट्रैक्शन पर, तो वहां पर आपको पूरा प्रोसेस समझने को मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका। देखिए जब आप एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं उसको, तो वहां से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ खुद से बॉन्ड बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। बाकी यहां पर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, रेलवे ट्रैक को कंबाइन करने के लिए या रेलवे ट्रैक में जो रिपेयरिंग होती है उसमें आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एज अ एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम डस्ट भी बोल देते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कॉपर नहीं होता, मैग्नीशियम पॉसिबल नहीं है, सोडियम भी पॉसिबल नहीं है, एल्यूमिनियम बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एग्जैक्ट आंसर है हमारा डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। क्या ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस होता है ये रिडक्शन और कॉम्बिनेशन का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर बी ऑप्शन ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन। बात ठीक लग रही है, ऑक्सीडेशन तो होता ही है वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीडेशन तो होना ही चाहिए। और जबकि ऑक्सीडेशन हमारे पास ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में दिया हुआ है। डी में देखते हैं कि तरह क्या बोल रहा है ऑप्शन में, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना होता है ना, कॉम्बिनेशन है और ऑक्सीडेशन है, तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है हमारे पास, बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में एग्जैक्ट आंसर है बी, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, ऑल मेथड्स मेंशन बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो बहुत ईजी था, लेकिन आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इनके बजाय। तो देखिए आप, तो ऑल द मेथड मेंशन बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट है ना, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा आप। फर्स्ट ऑप्शन स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ये तो हम यूज करते हैं। सेकंड स्टोरिंग द फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, ये भी यूज किया जाता है रेंसिडिटी को रोकने के लिए। थर्ड कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, ये माना जा सकता है, ठीक है। फोर्थ ऑलवेज टच द फूड विद अ क्लीन हैंड, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए नीचे चार ऑप्शन डाल दिए, ए बी सी और डी। तो देखिए फोर्थ वाला कोई लॉजिकल नहीं बन रहा है, थर्ड वाला ठीक ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है जिसमें थर्ड और फोर्थ हो, और वो ऑप्शन है हमारे पास डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 में डी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड रिलेटेड विद द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली एक रिएक्शन है जो हमने चैप्टर केमिकल रिएक्शन में वीडियोस में डिस्कस भी की हुई है, आप समझिएगा उसको। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो केमिकल रिएक्शन हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, आप समझ गए होंगे, सिल्वर क्लोराइड अगर है या सिल्वर ब्रोमाइड तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड ये दिया हुआ है, बात ठीक है। बी सिल्वर नाइट्रेट, सी सिल्वर आयोडाइड और ऑल ऑफ दीज। तो एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 में ए सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो नोन एज अ इनर्ट गैस फैमिली। देखिए जो पीरियोडिक टेबल होती है वो एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप 18 ग्रुप देखते हैं और 7 पीरियड्स देखते हैं। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, उनमें से कुछ ग्रुप के स्पेशल नाम होते हैं, जिसमें से एक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है कि डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो नोन एज अ इनर्ट गैस फैमिली। ए 14, बी 2, सी 16, डी 18। और सही आंसर इसका है 18, क्योंकि इनर्ट गैस फैमिली 18 ग्रुप के लिए नाम चलता है। 17th वाली की अगर बात आती है तो उसके लिए नाम होता है हेलोजन फैमिली। मिक्स नहीं करना है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर एश प्रोड्यूस। जब उसको जलाते हैं तो एश प्रोड्यूस होता है, पर कौन सा कलर, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन। तो एग्जैक्ट आंसर है व्हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन बी। क्लियर। तो देखिए आज की वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट 30 MCQ को सेलेक्ट किया। देखिए क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट 30 MCQ हैं उसको हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया गया कि क्या पूछा जा रहा है और क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, बाकी जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए तो वो क्यों नहीं किए, क्यों मैचिंग नहीं हो पा रही है उसकी। लेकिन ये सभी चीज़ें क्लियर तभी होती हैं जब आपको चैप्टर का मटेरियल
फुल क्लियर है। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में अपनी यही फोकस कराता हूं, आपको यही हाईलाइट कराता हूं कि आप सभी को क्या करना है। पहले चैप्टर पढ़िए, चैप्टर को ध्यान से समझिए, ठीक है, रीडिंग कीजिए, वीडियोस को देखिए और चैप्टर को फुल्ली क्लियर करके चलिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी ही वीडियोस देखिए, हमारी वेबसाइट का कंटेंट देखिए, आप जहां से भी जो आपको बेस्ट लगे आप उसको देखिए और उसके बाद एमसीक्यू को क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए। आपने जैसे क्वेश्चन को समझ लिया है, मान लीजिए हमने जैसे अभी लास्ट 30 क्वेश्चन लिया है, उसको आपने क्लियर कर लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप अपने आंसर को खुद से लिखिए स्पीडली, है ना, कि क्या ऑप्शन सही है। उसके बाद आप फिर प्ले कीजिए और सुनिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या था। ठीक है ना, तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करना ईजी हो जाए। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेलेक्टेड 30 एमसीक्यू के बारे में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, 30 एमसीक्यू केमिकल रिएक्शन की। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इट इज एंडोथर्मिक एंड केमिकल चेंज, बी इट इज एंडोथर्मिक एंड फिजिकल चेंज, सी इट इज एक्सोथर्मिक एंड फिजिकल चेंज, डी इट इज एक्सोथर्मिक एंड केमिकल चेंज। तो देखिए, क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन में जो वर्ड आ रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन में देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कि जब आप रिएक्शन कराते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो रिएक्शन है, अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है हम उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक और केमिकल चेंज या एक्सोथर्मिक फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर ओवरऑल 4 वर्ड को अलग अलग हाईलाइट किया जा रहा है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और अगर उस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर हीट की रिक्वायरमेंट है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और अगर हीट रिलीज होती है रिएक्शन के लास्ट में प्रोडक्ट की तरह तो आप बोलते हैं उसको एक्सोथर्मिक। तो ये तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मीनिंग हुआ। अब बात आती है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअल में नया नहीं होता, बस उसकी शेप, उसकी डिजाइनिंग में अंतर हो सकता है, लेकिन मटेरियल कोई नया नहीं बना है। ठीक है, तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी की सिमिलर होती है। ठीक है ना, फिजिकल चेंज के अंदर आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप किसी सुनार के पास जाते हैं, किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, आपने उसको बोला कि भाई ये गोल्ड का ब्रेसलेट है, अब हम इसको एक नए डिज़ाइन में चेंज कराना चाहते हैं। आपने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट किया बुकलेट से और बताया कि भाई ये डिज़ाइन हमें चाहिए, तो उसने बोला ठीक है कल आके ले लेना। आप नेक्स्ट डे जाते हैं तो वो गोल्ड स्मिथ क्या करता है, आपको चांदी का ब्रेसलेट दे देता है। तो आप क्या ले लेंगे उसको? भाई आपने जब गोल्ड का मटेरियल दिया है तो गोल्ड ही तो लेंगे ना, तो मटेरियल में बदलाव नहीं आता है। ठीक है ना, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, मटेरियल सेम रहता है, सिर्फ आप उसकी डिजाइनिंग, उसके स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। आप ऐसा भी नहीं कह सकते उस व्यक्ति को कि भाई हमने जो कल गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था और बोला था कि भाई ये डिज़ाइन हमें चाहिए, पुराना डिज़ाइन हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पसंद नहीं है, XYZ जो भी रीज़न था, और अब हमें लाओ वो नया डिज़ाइन डायमंड वाले ब्रेसलेट की फॉर्म में आप रिटर्न कर दो, तो क्या वो डायमंड का ब्रेसलेट आपको वापस देगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि मटेरियल सेम रहता है। क्ले आपने यूज़ की, कैनेडा बाल्सम, तो क्या होता है कि क्ले से आप कोई टॉय बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, जैसे बच्चे बनाते भी रहते हैं, है ना, कोई डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रहे थे आप, थोड़ी देर बाद आपको लगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है, चलो दूसरा बनाते हैं, तो आपने चेंज किया, उसको फिर से बना दिया। पर क्ले तो क्ले रहता है ना, सीमेंट में या किसी और मटेरियल में थोड़े ना चेंज हो जाएगा, वो कोई रिएक्शन थोड़े ना हो रही है वहाँ पे। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज होते हैं। अब बात आती है केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में देखिए आप, बहुत ईजी एग्जांपल है,
आपने क्विक लाइम लिया है ना, चूना जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आपने क्विक लाइम में वाटर ऐड किया। तो जब क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के बाद क्या बनता है, लाइम वाटर बन जाता है, ठीक है, चूने का पानी जिसको कहा जाता है, स्लेग लाइम भी कह सकते हो आप, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम के अकॉर्डिंग। तो CaO प्लस H2O, और क्या प्रोड्यूस करता है, लाइम वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि लाइम वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है और क्विक लाइम की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो सेपरेट टॉपिक हैं, है ना। तो डिफरेंस जरूर मालूम होना चाहिए, तभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, नंबर ए, इट इज एंडोथर्मिक एंड केमिकल चेंज। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो रिएक्शन है इसको कराने के लिए आपको हीट देनी होती है, तो एंडोथर्मिक बोलते हैं इसको, है ना। बाकी यहां पर केमिकल चेंज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए में सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच गैस इज फिल्ड इन अ पैकेट ऑफ चिप्स। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट आते हैं मार्केट में किसी भी कंपनी के, है ना, बहुत टेस्टी आते हैं, जैसे आप लेज वगैरह यूज करते हैं ना, तो किसी भी फ्लेवर का आप ले रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के जो चिप्स आते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जब आप शॉप पर जाते हैं ना, तो आपने कहा कि भाई हमें ये एक्स्ट्रा कोई चिप्स का पैकेट चाहिए, है ना, और तो क्या वो आपको फ्रिज में से निकाल कर देते हैं, जो शॉप्स वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या आपको फ्रिज में से निकाल कर देता है, ऐसा नहीं ना, ऐसे ही हैंग हुए रहते हैं। क्योंकि वहां पर क्या है ना, एक गैस फिल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं, डैश हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो गैस क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फूड मटेरियल को खराब नहीं, प्रोटेक्शन मतलब आप दूसरा मीनिंग मत सोचिए, प्रोटेक्शन कैसे उसको आसपास के कोई ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम ना कर ले, है ना, कोई खराब ना हो जाए, पैकेट बाहर से गंदा ना हो जाए, ये सब चीजें नहीं, बात आ रही है उसमें जो मटेरियल फिल है ना, वो खराब ना हो, काफी समय तक वो चल पाए। तो उसके लिए डैश गैस कौन सी है, यहां पर ऑप्शन क्या क्या है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सल्फर गैस और ऑल ऑफ दीज। तो आप समझ गए होंगे यहां पर कौन सी गैस का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, जो चिप्स के पैकेट में डाली जाती है। और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर फिलहाल जो हमारे पास 4 ऑप्शन है इनमें से नाइट्रोजन गैस बेस्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज फिल्ड इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, हालांकि अब तो काफी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, पर अभी भी शायद आपने देखा होगा या मे बी आप में से किसी के यहाँ पर बल्ब हो, है ना, जिसमें क्या होता है, फिलामेंट हुआ करता था, है ना, टंगस्टन वाला, ठीक है। तो बल्ब एक ऐसा कांच का एक मटेरियल जिसके अंदर आपने गैस फिल की हुई है और सेंट्रली आपके पास एक फिलामेंट लगा होता है जिसके बेस पे सर्किट कंप्लीट होता है और वो ग्लो करता है। पर बल्ब में ना एक प्रॉब्लम थी, भाई बल्ब को इसलिए बनाया गया था ताकि रोशनी दे सके। देखिए बल्ब में उसमें क्या होता था, रोशनी तो ठीक है, गर्मी बहुत देता था, ठीक है, हीट बड़ी प्रोवाइड करता था। भाई जब किसी चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टारगेट क्या है, आपने क्यों इस्तेमाल किया, रोशनी हो सके, तो रोशनी हो रही है साथ साथ गर्मी भी हो रही है, तो बेसिक बात है पावर एक जगह वो अलग अलग सेक्शन में बढ़ गई है, लाइटनिंग पावर में भी और हीट वैल्यू में भी, तो इसलिए क्या एफिशिएंसी डाउन हो जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जिसको हमने बोला CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। उसके बाद फिर अब जो फिलहाल चल रहा है, जो लेटेस्ट है, फाइनल तो नहीं है, साइंस में कोई फाइनल थ्योरी होती नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है आगे चलकर और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो फिलहाल तो आपके पास LED पैनल चलता है ना, LED सिस्टम चलता है, लाइट एमिटिंग डायोड यूज किया जाता है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पर बात आती है जो बल्ब वाला केस है ना, बल्ब वाले केस की अगर आप कंपैरिजन करते हैं LED से, तो LED बल्ब काफी देर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, कम पावर का होता है, ज्यादा रोशनी देता है, क्योंकि वहां पर हीट वैल्यू नहीं है, हीट वैल्यू की फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो वहां से अगर एनर्जी बच रही है तो आप कम वाटेज में भी अच्छी खासी रोशनी देख लेते हैं, है ना। जनरली बल्ब क्या होता था, 100 वाट का यूज करते थे, है ना, और आपने LED में देखा होगा उतना ही एरिया है आपके पास, लेकिन आपने वाटेज क्या किया, 1/4 कर दिया, 25 वाट, 25 वाट जो है आपके 100 वाट के बल्ब की बराबरी क्या, उससे आगे ही निकल जाता है ना, रोशनी के हिसाब से अगर देखा जाए। तो ये सब चीजें, पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है कि बल्ब में जो गैस फिल की जाती थी वो कौन सी, वो आर्गन गैस यूज किया करते थे वहां पर। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आर्गन गैस ही है बाई चांस, तो A आर्गन गैस, B सल्फर गैस, C नाइट्रोजन गैस, D अमोनिया। तो आप समझ गए हैं यहां पर आर्गन गैस जिसका इस्तेमाल किया जाता है बल्ब में, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में गैसेस को फिल करने के लिए आर्गन गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट एन एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीजन के इफेक्ट को रोकने वाला, ऑक्सीजन से रिएक्शन ना होने देने वाला, ठीक है, तो उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है? BHA, अच्छा BHA बी पॉइंट है, और ए आपके पास BPT है, एक DDT दिया हुआ है, एक CFC दिया हुआ है ना। CFC तो आपको पता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। BPT आपको मालूम है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी वगैरह, ये तो अलग होता है, ये कोई इसमें केमिकल नहीं है ना, ये तो कोर्स के लिए आ गया। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये फर्टिलाइजर्स में जो काम आता है ना, एक केमिकल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी 2 तरह के होते हैं, बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फील्ड वगैरह में। अब बात आती है BHA की, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। देखिए 2 केमिकल यहां पर यूज किए जाते हैं मोस्टली, BHA और BHT, ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपके फूड में मिक्स किए जाते हैं, जिसकी मदद से वो फूड कुछ समय तक चल सके। ऐसा नहीं कहा मैंने कि 1.5-2 महीने तक चलेगा। आपने एक खट्टी सब्जी बना के रख दी है और उसमें BHA BHT वगैरह कुछ मिला दिया और लंबे समय तक चले जा रहा है, ऐसा नहीं, कुछ समय तक, ठीक है, कुछ दिन तक वो कंट्रोल कर सकता है। तो देखिए क्या होता है ना, फूड में फैट कंटेंट होता है, ऑयल पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड काफी जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप उस ऑक्सीडेशन को होने से रोकना चाह रहे थे जो फूड में होने वाला था, तो आपने क्या किया, BHA BHT में से कुछ इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वही यहां पर ऑप्शन में डाल दिया गया है कि आपका सेलेक्ट एन एंटीऑक्सीडेंट, तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट है, BHA। अगर BHT होता है इसके प्लेस पर तो आप वो भी यूज कर सकते थे, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में 2 कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से 2 कंपाउंड? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए यहां पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड आ रहा है, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड आ रहा है, ये गलत है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये भी नहीं है, लास्ट नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है। तो सिल्वर ब्रोमाइड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर लेकिन देखिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिएक्टेंट, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो करंट की वजह से कोई आपका रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर हीट के बेसिस पर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय करंट और डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है, सनलाइट के बेसिस पे। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो केमिकल कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एग्जैक्ट आंसर है ए, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। अब लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस शुड बी रिलीज व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक के ग्रेन्यूल क्या होता है? ग्रेन्यूल मतलब आप मानकर चलिए कि दानेदार स्ट्रक्चर है ना। तो जिंक के ग्रेन्यूल या जिंक जब ग्रेन्युलर फॉर्म में आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी की, तो आपने उसमें डायग्राम वगैरह भी दिया हुआ है, वहां पे भी देखा होगा। तो जिंक के ग्रेन्यूल की जब आप रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो क्या होता है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई तरह की होती है, जैसे कि आपके पास पहले भी वीडियो आ चुकी है हमारी, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन के सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बनाई हुई हैं। उसमें एक अलग से वीडियो दी गई थी आप लोगों को कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के लिए क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं ना, जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर आपने वीडियो में देखा भी होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्शन करता है और रिएक्टिविटी के बेसिस पर शिफ्टिंग हो जाती है। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और वहां पर अपने अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेते हैं आयनिक बेसिस पर, ठीक है ना। तो चलिए खैर यहां पर तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट बात चल रही है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कौन सी गैस रिलीज होती है, तो इसके लिए आपको रिएक्शन सोचना होगा, है ना, कि जिंक प्लस H2SO4 और आगे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाकर जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, SO4 के साथ। तो क्या बन जाता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होती है। क्लियर? आप लिख लीजिए चाहे साथ साथ कि जिंक प्लस
H2SO4, आगे क्या प्रोड्यूस करता है ये, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, तो H2 गैस आनी चाहिए है ना प्रोडक्ट में। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, तो ये बेस्ट है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार बाकी ऑप्शन को। सल्फर गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस ये भी नहीं, ऑक्सीजन गैस ये भी नहीं, तो क्लियर हो गया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फायरफ्लाई, जुगनू कहते हैं इसको ना, जुगनू। फायरफ्लाई ग्लो इन अ नाइट ड्यू टू, किस वजह से ग्लो करते हैं फायरफ्लाई? देखिए आपने देखे होंगे जुगनू वगैरह जो बोलते हैं, कई बार बच्चे उसको पकड़कर ज्योमेट्री वगैरह में रख लेते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है ना। खैर जो भी है, तो फायरफ्लाई में एक रिएक्शन चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है, तभी तो वो शाइन करता है ना, देखा हुआ सभी ने, अच्छी बात है। तो फायरफ्लाई ग्लो इन अ नाइट ड्यू टू द एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बोथ ए एंड बी मीन्स एक्सो और एंडो, और इनमें से कोई भी नहीं, डी, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट आंसर है आपका, इसमें आना चाहिए ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट आंसर क्या है, ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टर्म रेंसिडिटी, जो रेंसिडिटी टर्म है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, क्या फलों के पकने से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल कोरोड थोड़े ना इसमें मैच करेगा। स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये बिल्कुल दमदार है ना। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए रेंसिडिटी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड स्पॉइल हो जाता है, फूड कैरेक्टराइज किया जाता है अनप्लीजेंट स्मेल के जरिए, असहनीय स्मेल आने लगती है, मतलब खराब हो गया है भोजन। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, तो स्पॉइलेज ऑफ फूड, यहां पर सी ऑप्शन काफी अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जैक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, नेक्स्ट कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, और लास्ट एवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का एवोपरेट होना। अब देखिए यहां पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड सी। ए एंड सी से मतलब क्या है यहां पर, देखिए ए वाला पार्ट हमारा था डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद नाम आ रहा था हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ वाटर, तो ए एंड सी ये सही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बी ओनली, मतलब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये भी नहीं है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है सी ओनली, मतलब कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जो नंबर 4 है, जो लास्ट में हमें ऑप्शन दिया गया है बी एंड डी, ये काफी एग्जैक्ट है। ऐसा क्यों, देखिए जरा, बी में आपसे बोला गया सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन जो होता है ना, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर में, जैसे आपने कैंफर में देखा होगा ना, कपूर सीधा गायब हो जाता है ना, तो भाप में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्जन, या सीधा आप बोल दीजिए कि विदाउट इंटरमीडिएट स्टेट, क्योंकि रूल क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर आपका वेपर वगैरह ये सब चीजें, लेकिन सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रहा है वेपर में। तो ड्राई आइस वाले में ऐसा तभी पॉसिबल है जब वहां पर कुछ एंडोथर्मिक वगैरह प्रोसेस चले, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और कौन सा बोल रहा है इसमें, एक तो बी और एक डी। डी में क्या था, एवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी तभी एवोपरेट होता है, ये सबने सुना हुआ भी है, देखा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जैक्ट आंसर है नंबर 4, नंबर लास्ट, जिसमें बी और डी ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन इमर्जिंग एंड आयरन नेल, जब आप आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए, तो आयरन नेल को डिप कर रहे हैं ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो सोचिए आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव होता ही है, तो कॉपर को हटाएगा खुद जुड़ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर साइड हो गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ये तो गलत है ना। और नेक्स्ट नंबर बी, कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड, कुछ हद तक बात ठीक है, पर और देखते हैं अभी। सी, सरफेस ऑफ आयरन नेल एक्वायर द ब्लैक कोटिंग, ये पॉसिबल नहीं है, ब्लैक कोटिंग नहीं होता है, अगर कहा भी जाए तो थोड़ा ब्राउनिश वगैरह, पर लेकिन नहीं है ना, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, बिल्कुल सही है। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी नहीं रहा, वहां पर क्या है कि एक नया सब्सटेंस बन चुका है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, डी, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, जो ग्रीन में चेंज हो गया है, लाइट ग्रीन कहते हैं वैसे तो इसको,
पर ठीक है चलेगा, ग्रीन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, आपने रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ, तो देखिए क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, नहीं रिएक्शन तो पॉसिबल होती है। और लेड आयोडाइड फॉर्म, लेड आयोडाइड बनेगा, बात ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ये भी बात सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है, डी, बोथ बी एंड सी, बात ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बन रही हैं। तो एक तरह से आपको रिएक्शन लिखनी है और आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। अगर बात आती है ऑक्सीडेशन की तो वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है, ठीक है। फिलहाल बात चल रही है रिडक्शन की, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वे बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा देखिए यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, नंबर 13 में, वो क्या है, नोट कन्वे। ये नोट लिखकर थोड़ा सा लाइन कंफ्यूजिंग हो जाती है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रही है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए। अब क्या इंफॉर्मेशन देखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये तो पता चलता है इसके बारे में, तो सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन द पर्टिकुलर रिएक्शन, बात ठीक है ये भी। नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये भी सही है। लेकिन जो डी पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पर, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल, इस चीज का आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑप्शन एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बेकर कंटेनिंग द एसिडिफाइड परमैंगनेट, हाँ ठीक है, सॉल्यूशन, द लाइट पर्पल सॉल्यूशन ऑफ लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। अच्छा इस ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नंबर ए, 14 में ए ऑप्शन आपके पास है, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4, तो फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है, KMnO4 वाला है ना, ठीक है। बाद फेरस सल्फेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज द KMnO4, और KMnO4 को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। और लेकिन क्या है, ए ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है अभी तक तो। सी, कलर डिसअपियर ड्यू टू द डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, नहीं ऐसा नहीं है। डी, KMnO4 इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज इन अ प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट टू ए कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है 14 क्वेश्चन के लिए वो क्या है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाली बात ठीक है। बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया गया, क्योंकि डी में तो बोल दिया अनस्टेबल कंपाउंड है ना, सिर्फ डिकम्पोज करता है इन अ प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, जबकि फेरस सल्फेट के प्रेजेंस में काम करे ऐसा नहीं होता है। तो KMnO4 क्या है आपके पास, KMnO4 का मीनिंग क्या होता है देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज भी करता है फेरस सल्फेट को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्लियर हुआ ना आपको, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। अभी बात चल भी रही थी थोड़ी देर पहले भी कि हमारा जो फूड होता है ना उसमें फैट और ऑयल कंटेंट वगैरह जैसे देखा जाता है, तो जिसकी वजह से वो खराब होता है, तो उसके लिए क्या कोई टर्म है, एंटीऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको, या रिडक्शन बोलते हैं, या रेंसिडिटी बोलते हैं, या कोरोजन बोलते हैं। तो अनप्लीजेंट स्मेल जब आप देख पा रहे हैं किसी फूड में, तो इसका मतलब वो रेंसिड हो चुका है, या रेंसिडिटी प्रोसेस कह सकते हैं आप, है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। 15 क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर है सी, रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, टर्न ब्लैक एंड केप्ट इन अ ओपन, वो ब्लैक हो जाते हैं अगर आप इसको ओपन छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से, देखिए यहां पर ऑप्शन क्या क्या है, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, ऐसा नहीं है, सिल्वर सल्फाइड बनेगा, बात ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक लग रहा है फिलहाल। सी, सिल्वर सल्फेट बनता है, ये गलत हो गया है। डी, फिर से सिल्वर सल्फाइड। अब देखिए बी और डी में से कोई आंसर आना चाहिए, लेकिन बी वाले में एक गड़बड़ दी हुई है, वो क्या डिस्टर्बेंस है वहां पर, सिल्वर मतलब Ag2S आना चाहिए, Ag और S के बीच में 2 आना चाहिए था नीचे की तरफ, क्योंकि देखिए सेकंड जो हमारे पास सेकंड चीज क्या है, सल्फर। सल्फर की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16,
तो अगर आप कन्फिग्रेशन करके देखते हैं, वैलेंसी निकालते हैं तो वहां पर -2 वैलेंसी होती है, तो 2 आना चाहिए था, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड, याद रखिएगा सल्फेट नहीं, सल्फाइड, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं ना, सिल्वर सल्फाइड, सल्फेट अगर आप बोलेंगे तो SO4 पर चले जाते हैं ना, मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो 16 क्लियर हुआ आपको, डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17 में, अ सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस X उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो बात ठीक है, फिर तो CaO का जिक्र आ सकता है ना, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग लाइमस्टोन, लेकिन ये कैसे बना है, लाइमस्टोन को हीट करने के बाद, तो ये तो हिंट दे दिया आपको और इजी हो गया है, ठीक है ना, काफी इजी हो गया है, क्योंकि जब आप लाइमस्टोन को हीट अप करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो लाइमस्टोन टूटने के बाद क्या बनाता है, CaO बनाता है, क्विक लाइम, ठीक है। और तो आइडेंटिफाई करना है X को, तो जो X है जिसका आप व्हाइट वॉश में इस्तेमाल करते हो, जो बनता है जब आप लाइमस्टोन को हीट अप करते हो उसके बाद, तो इसका मतलब सही आंसर क्या है, C, क्योंकि C ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, तो A ऑप्शन गलत है, ठीक है, B वो भी सही नहीं है, D वो भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं थोड़ा, सब्सटेंस X इज यूज्ड इन अ व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, सही है बात। तो क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जैक्ट आंसर है C, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपन्स व्हेन द कॉपर रोड इज डिप्ड इन अ आयरन सल्फेट, जब आप कॉपर की रोड को डिप करते हैं आयरन सल्फेट में। अब देखिए यहां पर रिएक्टिविटी के बेस पर आंसर है, वैसे तो अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल वहां से भी मैच करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज उसी में ही है ना, पर फिर भी आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगर आपको मटेरियल की नीड है तो आप हमारी वेबसाइट से उसे देख सकते हैं, www.thescienceworld.in, ठीक है, आप सब यूज करते भी होंगे, और प्लीज आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियोस कैसी लग रही है ये आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में कि कॉपर की रोड को आप डिप कर रहे हैं, कॉपर की रोड को डिप कर रहे हैं आयरन सल्फेट में, है ना, FeSO4 में, तो आप सोचिए कॉपर क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, ये तो गड़बड़ है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, C, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, मिल गया, देखो मिल गया ना, बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में C ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। नेक्स्ट डी को भी देख लेते हैं एक बार, है ना, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब नहीं, जब रिएक्शन हो ही नहीं रही तो काहे की एक्सोथर्मिक, और क्या आप इसे एंडोथर्मिक बोलेंगे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द एवोगैड्रो, एवोगैड्रो कहां से आ जाएगा इसमें, ना, कोई देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो 19th क्वेश्चन में, कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल के अकॉर्डिंग होती है, या गैसियस वॉल्यूम के रूल के अकॉर्डिंग होती है, कुछ नहीं है यहां पर, सीधा सा आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास। इजी क्वेश्चन था तो खैर बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ सब्सटेंस which oxidize itself and reduce the other is known as, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। पहली बात ये कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको जो हमारी वीडियो पहले जा चुकी है रिडॉक्स रिएक्शन पर, है ना, केमिकल रिएक्शन का एक टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर 1 का, तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने समझा था कि 4 पॉइंट्स हम निकालते थे लास्ट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, तो वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो एक सब्सटेंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, आपको याद आ गया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस सब्सटेंस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो अपने आप में है उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से, और ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट में, वहां लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ए ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो गलत हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल बेस्ट है, सी ऑप्शन नहीं है, डी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच बोथ सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड, क्या दोनों सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाते हैं, बोथ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, क्या दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या फिर एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है साल्ट के जरिए, और एसिड थोड़े ना न्यूट्रलाइज होता है साल्ट के जरिए, एसिड तो बेस के जरिए न्यूट्रलाइज होता है,
ये जानबूझकर यहाँ पे ऑप्शन में चेंजेस किया हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है, वन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर रिड्यूस्ड। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में एग्जैक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र आ रहा था। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जैक्ट आंसर है सी। ठीक है ना? देखिए, ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है, जैसे आप अभी क्वेश्चन समझ रहे हैं, है ना, तो आप पहले क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि क्वेश्चन में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, क्या मीनिंग है उस क्वेश्चन का, और ऑप्शन दिए तो वहाँ पे कोई टर्म आ रही है तो वो एक्सप्लेन मैंने जैसे कर दिया। फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना एक रजिस्टर तैयार कीजिए, हेडिंग आप डाल सकते हैं उस पर, रजिस्टर के स्टार्टिंग में डाल सकते हैं साइंस वर्ड, ठीक है, और तो वहाँ पर आप क्या है ना, एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए खुद से, क्वेश्चन मत उतारिए आप। आपने क्वेश्चन सुन लिया है, समझ लिया है, फिर स्पीडली आप खुद से लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फिर प्ले करके आप देखिए कि भाई क्या ऑप्शन बताया गया, क्या वो आपसे आपके वाले आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। इस तरीके से आप अपना एक स्कोर तैयार कीजिए, है ना, और हमें काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में आप बताते हैं कि हमारा स्कोर इतना रहा इस तरीके से। पर लेकिन देखिए रियल है ना, उसमें चीटिंग वगैरह नहीं कीजिएगा, आप ईमानदारी से, आप सब ईमानदार हैं, तो उसको आप बताइए, है ना। ठीक है, तो एक तरीके से आपका टेस्ट हो जाएगा, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और यकीन मानिए, आपने अगर क्वेश्चन क्लियर कर लिया है ना, तो आंसर आप बहुत आराम से बता सकते हैं, आप भरोसा कीजिए। आप देखिए मटेरियल कंटेंट को, मैं ये नहीं कहता हूँ आप हमारी ही वेबसाइट से लीजिए जहाँ से आपको अच्छा लगता है ना, तो आप कंटेंट को रीड कीजिए, वीडियो को देखिए, जो भी वीडियो आपको बेस्ट लगती हैं आप उन वीडियोज़ को देखिए और समझिए कि टॉपिक कैसे क्या एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद उसके क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लेंगे तो फिर आपको रटना पड़ेगा। और साइंस मतलब रटना नहीं है, 1-2 पेजेस नहीं होते, बहुत सारी डिटेल होती है। अभी मैंने बोला साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये रूल है तो बस फाइनल यही रूल है। पहले कई बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि भाई जो सन है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, लेकिन हाँ शुरू में बात आई थी तो ठीक है, मान लिया गया उसको। एक साइंटिस्ट ने यह भी बताया था कि हम प्लैनेट्स को नेक्ड आई से देख सकते हैं, अपनी लाइफ निकाल दी इस चीज़ में। लेकिन क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ही आती है, तो साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ब्रेन का इवोल्यूशन होता है, आपको पता है ह्यूमन ब्रेन काफ़ी इवोल्व हो चुका है, अभी भी ट्रैक पर है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है उसका। तो इस तरीके से नए नए टॉपिक्स आते रहते हैं, नई नई थ्योरीज आती रहती हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट रहेगा अगर आप ये मेथड यूज करेंगे, और प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन चल रहा था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी 22, हाँ ये तो हो चुका है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज का, क्या डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड होता है, बात ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का भी डिकम्पोजिशन होता है, ये भी ऑप्शन रहता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें ए और बी दोनों लिखे गए हैं ना, तो बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जैक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कोरोड नहीं होता है मटेरियल, है ना, लेकिन आयरन तो हो जाता है। सबसे पहली बात, कोरोड क्या होता है? देखिए, कोरोजन, कोरोड और रस्टिंग, ये 3 अलग अलग मीनिंग है ना, 3 अलग अलग वर्ड है, मीनिंग सेपरेट है। कोई भी मेटल XYZ, कोई भी मेटल अगर खराब हो रही है तो आप जनरल बोलते हैं कोरोजन हो रहा है। लेकिन अगर आप उसमें से हाईलाइट करते हैं आयरन को, तो आप क्या बोलेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe2O3.XH2O, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आप कहते हैं आयरन के अलावा, आयरन को छोड़कर बाकी मेटल्स खराब हो रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे वहां पर? कोरोड। तो कोरोजन ओवरऑल नाम चलता है, रस्टिंग ऑफ आयरन सिर्फ आयरन का इंडिकेशन देता है, और आयरन के अलावा कोई भी मेटल अगर खराब होती है तो हम उसको बोलते हैं कोरोड। तो कोरोड अलग है, कोरोजन अलग है, रस्टिंग ऑफ आयरन अलग है, याद रखिएगा। तो आयरन तो कोरोड हो रहा है ना, वो तो बात ठीक है, एक्सपोज कांटेक्ट में आने पर एटमॉस्फेयर के, क्योंकि ह्यूमिडिटी, नमी भी होती है और एयर का भी कांटेक्ट रहता है ना, ठीक है। बी कॉपर भी पॉसिबल है, सिल्वर भी होता है, वो आपको पता है, चांदी काली पड़ जाती है सब। लेकिन सी पॉइंट, गोल्ड जो होता है लीस्ट एक्टिव में आता है ना, तो गोल्ड हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, जो कोरोड नहीं होता है, जो खराब नहीं हो रहा है,
भाई ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि हम तो इस पर केमिकल्स अलग अलग तरह के केमिकल का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई है ना, पर जनरली वो कोरोड नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे पुराना पड़ता है और चमक आ जाती है, चांदी पुरानी पड़ती है काली पड़ जाती है ना, देखा हुआ आप सबने। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एग्जैक्ट आंसर है सी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद द कॉस्टिक सोडा। देखिए कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ठीक है, द प्रोडक्ट आर PH3 एंड NaH2PO2। तो ये एक आपको रिएक्शन दे दी गई, पर ये रिएक्शन जो है एग्जांपल है किस चीज का, क्या ये ऑक्सीडेशन का है? ऑक्सीडेशन तो होता है, बात ठीक है। रिडक्शन भी होता है इसके अंदर, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो नहीं सेलेक्ट कर सकते ना, तो सी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का जिक्र हो रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा रहेगा सी, क्वेश्चन नंबर 24 में रेडॉक्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन? रिडक्शन का है, बात ठीक है, रिडक्शन का भी होता है, लेकिन यहां पर तो ऑक्सीडेशन भी होता है ना। तो हमारे पास ऑप्शन ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसमें दोनों चीजें आ रही हो। तो बी ऑप्शन ठीक है, बी वाले पॉइंट पर देखिए लिखा हुआ है रिडॉक्स, तो ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अगर होते हैं तभी हम बोलते हैं ना रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एग्जैक्ट आंसर है बी, रिडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 26, कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज। बिल्कुल, कंबशन रिएक्शन जो होती हैं हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं, हीट रिलीज होती हैं। आप मैग्नीशियम को ले लीजिए, मैग्नीशियम स्ट्रिप को आपने क्वेश्चन भी सुना होगा, पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब करना होता है। ठीक है, क्लीनिंग के लिए, कि अगर कोई कार्बोनेट वगैरह बना हुआ है, कोई लेयर बनी हुई है, वो हट जाए। पर रिएक्शन के लास्ट में क्या होता है, देखिए हीट रिलीज होती है वहां पे। ठीक है ना, तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब आप हीटअप कर रहे हैं मटेरियल को, तो वो एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है वहां पर। मीथेन का आपने देखा है ना, तो वहां पर भी हीट लाइट वगैरह सब चीजें जिक्र आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में ए ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन। किससे ज्यादा रिएक्टिव है? देखिए ऑप्शन में लगभग तो सब नॉन मेटल ही है यहां पर, है ना, तो सल्फर है वो पॉसिबल नहीं है, नियॉन कंप्लीट होता है ना, इनर्ट गैस फैमिली आप जानते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें नंबर 18, तो नियॉन 10th नंबर पे आता है ना, तो 2 और 8 शेल कंप्लीट है, तो नियॉन पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन वो नॉन मेटलिक पार्ट है। कॉपर हमारे पास बचता है, कॉपर ही बेस्ट है। तो जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन द कॉपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में एग्जैक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ। आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉन, सोडियम, वेवलेंथ, नाइट्रोजन। तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेस पे तो हम बोलते हैं ना कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, सोडियम के बेस पे थोड़ा ना बोलेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में एग्जैक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग द फैट एंड ऑयल। ऐसे फूड जिसमें फैट और ऑयल पाया जाता है, तो वहां पर आप डैश को ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं। रेनिन कौन ऐड करता है भाई? रेनिन तो स्टमक में पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन जिसको बोलते थे, और HCl की प्रेजेंस में वो एक्टिवेट हो रहा था। ह्यूमन डाइजेस्टिव पे आपने डिटेल वीडियो देखी हुई है हमारी, तो वहां पर आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हमारे स्टमक में होते हैं, लेकिन इनिशियली क्या होता है, वो इनएक्टिव रहते हैं, है ना, तो HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाते हैं, तो प्रोरेनिन जो है रेनिन में चेंज हो जाता है, और ये रेनिन मिल्क प्रोटीन पर एक्शन करता है, केजीन पर काम करता है। ठीक है, तो यहां पर रेनिन का कोई मतलब नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है, बस आपको चेक करने के लिए ना। तो एंटीऑक्सीडेंट बेस्ट है, रेनिन सही नहीं है, लैक्टिक एसिड वो पॉसिबल नहीं है, DDT का कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में एग्जैक्ट आंसर है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर 30, मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। मैग्नीशियम और कॉपर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोर रिएक्टिव वहां पर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट MCQ आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के डिस्कस किए। लास्ट पार्ट जो हमने बताया था आपको, पार्ट 1, वहां पर हमने 30 MCQ डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में भी हमने 30 MCQ डिस्कस किए हैं जो पार्ट 2 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन सुन रहे हैं हम और सीधा सीधा आंसर सुन रहे हैं, तो ये तो क्या ना फिर एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन में कोई वर्ड आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, तो सुनने में लगता है कि हाँ भाई 30 MCQ, पर 30 MCQ नहीं है ये,
ये 30 MCQ 90 MCQ की बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में से आप काफी सारी पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, ऑप्शंस को आगे पीछे कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप जितने भी ये MCQ हैं ये ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या समझाया गया है, और कोशिश कीजिए समझने के बाद आप पहले खुद से आंसर लिखिए, बाद में फिर उसको मैच करके देखिए कि क्या आपका आंसर मैच होता है या नहीं। खैर, हमने पूरी कोशिश की है कि जो बेस्ट MCQ हैं वो ही आपको वीडियो में डिस्कस कराए जाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं और भी वीडियोस लाई जाएं जिसमें आपके इंपॉर्टेंट MCQ हर एक चैप्टर से रिलेटेड जल्दी से जल्दी हम सभी वीडियोस को तैयार कर रहे हैं MCQ की, क्योंकि आपको पता है CBSE का पैटर्न MCQ पर बेस्ड है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप वीडियोस को देखते रहिए, लेकिन उससे पहले आप चैप्टर को क्लियर कीजिए, चैप्टर पहले रीड कीजिए, चैप्टर की वीडियोस को देखिए, समझिए उसको, टॉपिक में क्या समझाया जा रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम अपने सभी दोस्तों तक फैलाइए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।